हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं मध्यकालीन भारत, जो महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक है, जिसमें जिसमें पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का विघटन, मराठों का उदय, सिखों का उदय, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, कला एवं संस्कृति हैं। ये सभी चैप्टर हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल चैप्टर। आइए देखते हैं। पूर्व मध्यकाल का पहला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक कौन है? क्या वो धर्मपाल हैं, क्या वो देवपाल हैं, कि गोपाल हैं, कि रामपाल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवार के दौरान गोपाल नामक स्थानीय सामंत द्वारा की गई थी। पाल वंश की स्थापना बंगाल में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? गोपाल के द्वारा हुई थी। और 750 से 770 ईस्वी तक का ये पाल वंश रहा। उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया था। उसने किस धर्म को आश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर है, जो बिहार का जिला है। गौड़ी रीत नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने किया था? कराया था? पहला है कुमारगुप्त प्रथम ने, दूसरा है हर्ष ने, तीसरा है धर्मपाल ने, चौथा है विजयसेन ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। पालवंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। पालवंश के कौन से शासक हैं? द्वितीय शासक धर्मपाल हैं। यह बौद्ध विहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश के नौगांव जिले में स्थित है, इसलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे कौन सा नाम दिए हैं? पहाड़पुर बौद्ध विहार। इसकी खोज 1879 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। इसकी खोज 1879 ईस्वी में किसने की थी? कनिंघम ने की थी। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? पहला है धर्मपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है महिपाल, चौथा है देवपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के धर्मपाल शासक ने की थी। पाल शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक का राज्य किया ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर जिले में है और बिहार राज्य के भागलपुर जिले में। उसके रख रखाव के लिए 100 गाँव दान में दिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए उसने कितने गाँव दान में दिए? 100 गाँव दान में दिए। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे। विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे? 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता है। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता है तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। आचार्यों में दीपंकर एवं श्री ज्ञान या ज्ञानश्री का नामक सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आचार्यों में दीपंकर और श्री ज्ञान द्वार पंडित बैठते थे। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में ध्वस्त कर दिया। इसने भिक्षुओं को सामूहिक हत्या करवाई और ग्रंथों को जला दिया। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्रीभद्र थे। जब बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में ध्वस्त कर दिया तो उस समय
तो उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शाक्य श्रीभद्र थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? पहला है अमोघवर्ष प्रथम, दूसरा है दंती दुर्ग, तीसरा है ध्रुव, चौथा है कृष्ण प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन था, जिसने 736 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। दंती दुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था। दंती दुर्ग ने मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधि धारण की थी। उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज का, परमेश्वर का, परम भट्टारक का उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंडवर्धन अवस्थित थी उत्तरी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो पुंडवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। पुंडवर्धन प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था, जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। जिसमें कौन से लोग रहते थे? पुंड्र लोग रहते हैं। पुंड्र एक अनार्य जाति थी। पुंड्र एक अनार्य जाति थी। इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? पहला है धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है विजय सेन, चौथा लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त हुआ था। राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया। राजा लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। राजा लक्ष्मण सेन बंगाल के चौथे शासक और बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन किसके पुत्र थे? बल्लाल सेन के पुत्र थे और उनका उत्तराधिकारी। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनौती लक्ष्मणवती की स्थापना की थी। लक्ष्मण वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लक्ष्मण सेन किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत? कुमारपाल। इसका राइट आंसर होगा कुमारपाल। महाजैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल के शासनकाल में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। हेमचंद्र कालिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते थे। कालिका सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते थे। इनका जन्म गुजरात के धुंधका नगर में हुआ था। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जयसिंह के धर्म उपदेशक थे। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जयसिंह के क्या थे? धर्म उपदेशक थे। हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ से संपर्क था? तो जावा सुमात्रा से संपर्क था। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था।
देवपाल बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। देवपाल क्या था? बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल ने जावा और सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहारों के अनुरक्षण के लिए 5 ग्राम अनुदान में प्रदान किए। प्राचीन भारत के लोग जावा को सुवर्ण द्वीप कहते हैं। प्राचीन भारत के लोग क्या कहते हैं? जावा को सुवर्ण द्वीप कहते हैं। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल 1810 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा था, जिसने मुंगेर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के क्या थे? दरबारी कवि थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव ने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की थी। राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित था जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। गीत गोविंद संगीत प्रधान ग्रंथ है। इसकी अन्य रचना रतिमंजरी थी। जयदेव की अन्य रचना क्या थी? रतिमंजरी थी। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई भी रहते थे। पवन दूतम के लेखक कौन है? धोई। वो भी किसके दरबार? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। पहला है चंद्रवंशी, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है यदुवंशी, चौथा है सूर्यवंशी। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। पद्य रूप में लिखा यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं को जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। रणथंभौर साम्राज्य का यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे। इसमें बताया गया है कि चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे। इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम क्या रखा? चाहमान या चौहान रखा। क्या बोल रहे हो? निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है अब्दुल रहमान, इसके आगे हमीर रासो, दूसरा है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज, ये तो सही है। जगनीक ने आला खंड लिखा, ये भी सही है। नरपतिनाल बीसल देव रासो, ये भी सही है। ये पहला जो है अब्दुल रहमान हमीर रासो के लेखक नहीं है, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर ए। हमीर रासो की रचना सांगर देव ने की थी। हमीर रासो की रचना किसने की थी? यहाँ पे देखना है। हमीर रासो की रचना सांगर देव ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने दी थी। आला खंड की रचना जगनीक ने की थी। बीसल देव रासो की रचना नरपतिनाल ने की थी। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? पहला है भगवती दुर्गा, दूसरा भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। जिसका राइट आंसर होगा डी। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती हैं। भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा भगवती सरस्वती का मंदिर था। भोजशाला क्या है? राजा भोज द्वारा निर्मित है। संस्कृत अध्ययन का क्या है? केंद्र था तथा भगवती सरस्वती का मंदिर था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1269 ईस्वी से ही इस्लामी शासकों ने अलग अलग समयों में भोजशाला मंदिर पर आक्रमण किया था। कब से किया था? 1269 ईस्वी से ही। जिसे हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर बोगदेवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया था।
भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया था। वर्तमान में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। वर्तमान में भोजशाला कहाँ? कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? गौड़वाहों के रचयिता वाक्पति थे। कौन थे? वाक्पति थे। गौड़वाह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाक्पति एवं एक काल्पनिक रचना है। वाक्पति की एक काल्पनिक रचना है जिसमें चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के वंश एवं सैन्य सफलताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गौड़वाहों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। गौड़वाहों की रचना किस भाषा में हुई है? प्राकृतिक भाषा में हुई है और यह राजकवि वाक्पति की काल्पनिक रचना थी। कलहड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? पहला है बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, दूसरा बिल्हड़ एवं मरम्मट ने, तीसरा है जोनराज मेरुतुंग ने, चौथा तो इसका आंसर होगा डी जोनराज एवं श्रीवर ने। जोनराज प्रज्ञाभट्ट एवं श्रीवर ने कलहड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया। कि कौन कौन? जोनराज, प्रज्ञाभट्ट, श्रीवर ने कलहड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया। उन्होंने द्वितीय राज तरंगिणी की रचना भी की। उन्होंने द्वितीय राज तरंगिणी की रचना की जिसमें 1149 से 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। श्रीवर द्वारा रचित जैना राज तरंगिणी 1459 से 1486 तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो या संयोगिता से विवाह किए थे। पृथ्वीराज चौहान किससे विवाह किए थे? संयोगिता से विवाह किए थे। पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीराज चौहान कब दिल्ली में गद्दी पर बैठा? 1178 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? संयोगिता से। और प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता। उनके प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री थी। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? पहला है जलालुद्दीन मंगवरनी, दूसरा है गजनी का महमूद, तीसरा है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चौथा चंगेज खां। तो इसका होगा राइट आंसर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के मोहम्मद गौरी शासक ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी 1152 ईस्वी में। 1152 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। मध्य एशिया का शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया गया था। हिंद की जनता या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला यूनानियों ने, दूसरा रोमवासियों ने, तीसरा चीनियों ने, चौथा अरबों ने। तो इसका राइट आंसर होगा डी अरबों ने। भारत की जनता के समय हिंद शब्द का सर्वप्रथम अरबों ने किया था। अरबों ने हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वहीं ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने इसे इंडिया कहा था। ईरानियों ने इसे क्या कहा था? इंडिया ने। चीनियों ने इसे इनतू कहा था। चीनियों ने इसे क्या कहा था? इनतू।
मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या जिसे भीम द्वितीय के नाम से कहते हैं, आबू पर्वत के निकट उसे पराजित कर दिया था। भीम द्वितीय ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय है। यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद 1179 से लेकर 86 के बीच उन्हें पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था। यहीं पर पूर्व मध्यकाल जो इतिहास का सेशन खत्म होता है। आगे का सेशन दिल्ली संचलन है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे।